मेरे लीगल एक्सपर्ट है, रिस्पेक्टेबल गाय, ही इज फ्रॉम is working as a management and legal consultant. He has earned his LLB, MHRM, Masters in Political Science. Additionally, I also hold certification in corporate business and labor laws. ये इनका credential bag है जो full toolkit से भरा हुआ है. He's rendering service from last 16 years. अगर बात करूँ तो more than 2 decades होने को हैं. He's also an author of a book, Employee Relations in Pakistan, जो कि एक stamp है which is ready for the reference for the student and professionals in the field of HR and industrial relation. He is also a founding member of SIRP. इनसे बाद में प्रोग्राम के एंड पे पूछेंगे कि ये क्या है. A platform for HRIR professionals providing opportunities of knowing, sharing and learning. He also conducted various management courses with aim to create legally compliant progressive workplace. हम अब वेलकम करते हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट नवीद राजा को अनफोल्ड विद यासिर खान में. वेलकम सर. थैंक यू वेरी मच यासिर खान साहब, आपने आज मुझे इनवाइट किया और आज अपने शो में आने का मौका दिया. दिस इज एन ऑनर फॉर मी. मोर देन वेलकम सर. अच्छा सर, नवीद साहब थोड़ा अपना प्रोफेशनल जर्नी को अनफोल्ड करें. किस तरह इस सफर में आए और कैसे इतनी जल्दी इतनी हाइट्स को अचीव कर लिया माशाल्लाह से. बस जिंदगी में तो देखें जो 2-3 स्टेप होते हैं उसी के अंदर से हम सारे लोग इवॉल्व होके आ रहे होते हैं. आप एक कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से ऊपर आते हैं, देन फिर आप अपनी कोई एक फील्ड जो है उसको सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्शन और फील्ड में भी हमारे कई सोशली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो वो जो फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी वजह से हम अपनी कोई ना कोई फील्ड सिलेक्ट करते हैं. तो देन I selected legal career as my future source of bread and butter. और उसके बाद जब ये LLB कर लिया और एक फॉर्मल मुझे कोर्स में जाने का मौका मिला, वहाँ पे प्रैक्टिस की. I attained status of advocate high court and then उसमें लकीली जब मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया, इस प्रोफेशन के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपने किसी एक फील्ड को चूज करना होता है. अब मोस्टली फील्ड आपकी वो बन जाती है जिस चैम्बर में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ पपिलशिप मिलती है. जिसको लीगल में हम पपिलशिप कहते हैं, अदरवाइज अप्रेंटिसशिप भी कहते हैं. तो ये एक लाइसेंसिंग की बुनियादी रिक्वायरमेंट है. तो हम जिस चैम्बर में जाते हैं लीगल वाले, वो ही फ्यूचर फील्ड उसकी बन जाती है. कुछ लोग क्रिमिनल साइड पे जाते हैं, कुछ सिविल लिटिगेशन में, कुछ कॉर्पोरेट में, कुछ बैंकिंग में, कुछ लेबर साइड पे. तो मुझे लकीली जो है एम्प्लॉयमेंट लॉज वाला जो चैम्बर था माशाल्लाह वेरी वेल रिनाउंड, तो उसके अंदर काम करने का मौका मिला. और फिर वहीं से चूंकि हम ऑर्गेनाइजेशंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे डिफरेंट जुडिशियल फोरम्स में, तो मुझे वहां से अपॉर्चुनिटी मिली कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री की. तो मैं फिर उस वक्त से जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ काम करना शुरू कर दिया. और इस दौरान ही फिर मैंने अपनी एजुकेशन एनहेंसमेंट के ऊपर भी काम किया. मैंने मास्टर्स HRM और मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद डिफरेंट सर्टिफिकेशंस बिजनेस, कॉर्पोरेट एंड लेबर लॉज. तो ये फिर सीखने का सिलसिला चलता रहता है. जब आप एक नीड डेवलप होती है और देन फिर बंदा उसको कहीं से इंडोर्समेंट करवाने के लिए, कहीं से जो है वो ताकि ऑथेंटिसिटी हो जाए और आप एक ट्रू स्पिरिट में वैल्यू ऐड कर सके, तो हम ये एक कंटिन्यूस साइकिल का पार्ट रहते हैं. ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल जर्नी. सर आज का हमारा टॉपिक बड़ा यूनिक सा टॉपिक है, एम्प्लॉयर रिलेशंस. और अगर हम इसको बात करें लोगों के जॉब सिनेरियो के हवाले से, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ज़हन में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस इन कॉमनली यूज्ड टर्म ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशंस. वैसे ये तो स्टोरी का क्रक्स होना चाहिए था, आपने ये पहले ही सवाल पूछ लिया. तो चलें, लेट मी एक्सप्लेन. इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये समटाइम हम जब बात करते हैं तो एक नवीद साहब सॉरी इंटरप्ट कर, आप सिर्फ 2 लाइनों में इसको सिर्फ डिफाइन कर दें, बाकी ये साथ के साथ प्रोग्राम में अनफोल्ड होता जाएगा. जी बिल्कुल एग्जैक्टली. तो ये हम समटाइम इनको जब डिस्कस करते हैं तो ओवरलैपिंग की एक हमें इम्प्रेशन मिलता है. तो IR को टू द पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन
जो है एम्प्लॉयर और एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ एम्प्लॉयज या वर्कर्स, उसके साथ जो रिलेशनशिप मेंटेन करने की जो एक्टिविटी होती है उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। उसके बाद एक चीज है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स एक ब्रॉडर टर्म है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, बेनिफिट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन इसका 5th फंक्शन बनता है। अच्छा, उसके बाद एक एम्प्लॉय रिलेशन एक टर्म यूज होती है, वो इन दोनों से कैसे डिफरेंट है। एम्प्लॉय रिलेशन बेसिकली एम्प्लॉयज की वेलफेयर, वेलबींग, उनका रिवार्ड और डिसिप्लिन के अफेयर्स को देखता है। तो ये बेसिकली इसके अंदर डिफरेंस है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो हमें रूटीन में ना बातें करते हुए सुनने को मिलती है ना किसी सिलेबस में एग्जिस्ट करती है। आईआर पाकिस्तान के अंदर जल्दी इवॉल्व हो गया क्योंकि हमारी हिस्ट्री में उस तरीके से, चूंकि हम लोकल कंटेंट एमबीए वगैरह करते हुए नहीं पढ़ते, 50s और 60s और 70s में जो लेबर मूवमेंट्स हुई उसकी वजह से पाकिस्तान में एचआर से पहले आईआर आ गया था। आईआर विच इज वन सिंगल फंक्शन ऑफ एचआर, लेकिन वो पहले आ गया, पहले इवॉल्व हुआ और उसने अपनी एक पोजीशन अटेन कर ली। और एचआर तो हम देख रहे हैं 90s ऑनवर्ड आया है। तो ये एक इसके अंदर मैं चाह रहा था कि ये एक बड़ी एक इंफॉर्मेशन है, ये इसको आपके फोरम से मैं हाईलाइट करूं। दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, अगर बात करें जैसे हमारा जो टॉपिक है वो एम्प्लॉय रिलेशन है, तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से पाकिस्तान में अब तक के लॉज जो हैं वो जरा उस पर रोशनी डालिए। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से नंबर ऑफ लेजिस्लेशन हुई है जी। इसके अंदर इसको ग्रुप कर लेते हैं। कुछ वेलफेयर लॉज हैं और कुछ सब्सटेंटिव लॉज हैं और कुछ प्रोसीजरल लॉज हैं। वेलफेयर लॉज मेनली, अच्छा एक और मिसकंसेप्शन यहीं पे लॉज की चूंकि बात हो रही ना उसको भी दूर करता जाऊं मैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमेशा कि जी लेबर लॉज होते हैं, लेबर के लिए ही लॉज बने और फलां है ये वो सारा इस तरह। तो लॉज जो है वो हर लॉ उसका कस्टमर, उसका क्लाइंट या उसका बेनिफिशियरी डिफरेंट है। जैसे हम वेलफेयर लॉज की बात करें, सोशल सिक्योरिटी, ईओबीआई, वर्कर वेलफेयर फंड, कंपनीज प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये सारे बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस हैं। अब इसके अंदर किसी में तमाम एम्प्लॉयज कवर्ड हैं और किसी में कुछ लोग कवर्ड हैं। फॉर एग्जांपल ईओबी ऐसा लॉ है जिसमें इररिस्पेक्टिव कि आप किस डेजिग्नेशन पे, आप जीएम है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अनलेस कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा तमाम लोग ईओबीआई में कवर्ड हैं। सोशल सिक्योरिटी एक अपनी खास सीलिंग तक के लोग 22,000 तक जो अर्न करता है उसको कवरेज देता है। तो इस तरह हर लॉ का डिफरेंट बेनिफिशियरी है। अच्छा, ये वेलफेयर लॉज हो गए। उसके बाद कुछ सब्सटेंटिव लॉज हैं। सब्सटेंटिव लॉज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस, जो हमारी कंप्लीट एचआर के साइकिल को डिफाइन करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इशुएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर उसके अंदर रिक्वायर्ड है, उसके अंदर आपका ये जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, उसके बाद आपका अटेंडेंस सिस्टम की उसके अंदर बात की गई है, आपकी लीव्स की बात है, वर्किंग आवर्स की बात है, उसके बाद सेपरेशन की बात है, टर्मिनेशन और डिसमिसल और कॉजेज ऑफ डिसमिसल उसकी बात है। उसके बाद सेपरेशन बेनिफिट्स का जिक्र है उसके अंदर, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी। तो ये लॉस है। और इसी तरह फिर फैक्ट्रीज एक्ट है, उसके अंदर आपका ओवर टाइम जो है वो और सेफ्टी, वो चीजें कवर्ड है। ये सब्सटेंटिव लॉज हैं। उसके बाद प्रोसीजरल लॉज हैं। उसके अंदर सबसे मेन लॉ है इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस। उसके यहाँ डिफरेंट प्रोविंसेस में अब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट भी है। वो बेसिकली राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोथ पार्टीज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है वो। और इन केस ऑफ डिस्प्यूट वो वे फॉरवर्ड देता है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ आपने कैसे जाना है। तो ये बेसिकली 3 सेट ऑफ लॉज जो है इस वक्त अवेलेबल हैं, वेलफेयर, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉज। ब्यूटीफुल। अच्छा सर, हम एक मेरे पास ऑफलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैं चाह रहा था कि 2-2, 3-3 लाइनर उनके जवाब देते रहें, बिकॉज टाइम भी हमारे पास शॉर्ट होगा। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेशन पीरियड एज पर लॉ, कि जैसे कंपनी का किसका 3 मंथ्स होता है, किसी का 6 मंथ होता है, तो लॉ क्या कहता है? स्टैंडिंग ऑर्डर इसको डिफाइन करता है जी। प्रोबेशन पीरियड जो है वो कंटिन्यूअस सर्विस और 90 डेज की है।
कि राइट अनइंटरप्टेड जो है वो आप 90 डेज जब कंप्लीट करें तो देन आप परमानेंट एम्प्लॉय का स्टेटस अटेन कर सकते हैं। और ये जो कंपनीज टू 6 मंथ रखती है वो फिर ठीक कर रही है या वो अगेंस्ट द लॉ है? जो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका तो इसके अंदर कवर्ड नहीं है। जैसे मैंने कहा, हर एम्प्लॉय का हर लॉ का डिफरेंट बेनिफिशरीज हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ राइट पीपल उसके बेनिफिशरी हैं। तो राइट इसके अंदर जो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज हैं दे आर नॉट प्रोटेक्टेड और कवर्ड। तो उनका 6 मंथ की अगर प्रैक्टिस चल रही है तो वो वैलिड है। जो 3 मंथ्स राइट के लिए भी है ना, वो नेचर ऑफ जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनुअल क्लरिकल हो। ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि जी इस पे एक डिबेट है कंप्लीट कि ये किन लोगों के लिए 3 मंथ्स है और किन का 3 मंथ से बियॉन्ड जा सकता है। राइट ब्यूटीफुल हो गया सर, ब्यूटीफुल। अच्छा सर, ये जो नोटिस पीरियड होता है उसकी ड्यूरेशन किसी जगह 1 मंथ की होती है, किसी जगह 2 मंथ की होती है, किसी जगह 3 मंथ की होती है, लॉ क्या कहता है? लॉ में बड़ा क्लियर है जी, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस ही इसको कवर कर रहा है। अभी चूंकि सिंध में ये 2015 में एक्ट पास हुआ है और ओल्ड रेफरेंस जो है वो 1968 का, तो मैं 1968 वाले को कोट करूंगा, स्टैंडिंग ऑर्डर 12। तो वो सर 1 मंथ नोटिस पीरियड की बात करता है। वो आइदर ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉई हो सकता है और ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर हो सकता है। अच्छा, राइट यहाँ पे भी मैं एक जो मिथ है उसको क्लियर करता जाऊं। हम लोगों ने एचआर के अंदर काफी मिथ्स भी क्रिएट कर ली हुई है ना। तो हम एक रेजिग्नेशन जो है ना एम्प्लॉय पुट करता है। अब राइट रेजिग्नेशन की टर्म कहाँ से आ गई? रेजिग्नेशन जो है वो तो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं या आपकी लीगली को प्रोटेक्टेड पोस्ट, वहां से रेजिग्नेशन होता है। राइट ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का नोटिस होता है। हम लोग राइट कॉलोनियल एरा से ही नहीं निकल रहे। निकल रहे। रेजिग्नेशन वहां पे शायद दिए जाते थे। अभी यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का नोटिस देना है, वो एम्प्लॉयर भी दे सकता है और एम्प्लॉय भी दे सकता है। 1 मंथ का नोटिस होता है। तो ब्यूटीफुल रेजिग्नेशन नाम की कोई टर्म नहीं है लेबर लॉज के अंदर या एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर। ब्यूटीफुल, ये आपने बहुत अच्छी मिथ क्लियर की। और बीइंग एचआर, मैं खुद एचआर पर्सनल हूँ, तो उसमें हम लोग भी अभी तक इंटरनेशनल एनजीओ में होते हुए भी हम रिक्वायर करते हैं, डिमांड करते हैं कि आप अपना रेजिग्नेशन पुट करें। तो नाउ ऑनवर्ड मैं उन्हें ये बोलूंगा कि आप टर्मिनेशन जो है सर्विस, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज पुट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली नबील भाई के इसको टर्मिनेशन को एक नेगेटिव टर्म यूज किया के तौर पर लिया जाता है और रेजिग्नेशन को एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में लिया जाता है, ऐसे ही है? उस जी, जो नेगेटिव टर्म में लेने वाली चीज है दैट इज डिसमिसल। डिसमिसल होता है ठीक जी है। आफ्टर एलिगेशन और इन्वेस्टिगेशन, आप पे एलिगेशन प्रूव होते हैं, वो ठीक है। डिसमिसल होता है, दैट इज नेगेटिव टर्म। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस होती है कि एम्प्लॉय को यस। बरतरफ कर दिया जाता है। जो ब्यूटीफुल। टर्मिनेशन है ये बेसिकली आपका और आपके एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट है। वो ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है, वो दोनों तरफ से हो सकती है, कोई भी कर दे। एम्प्लॉयर तो नहीं राइट। देता कि आपको वो रेजिग्नेशन तो नहीं देता एम्प्लॉयर के, मैं आपको रिजाइन दे रहा हूं, हाँ। आप मेरे साथ अब मजीद नहीं चल सकते। वो आप देखें, हम अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स में भी हमने यही लिखा हुआ है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की जहां पे सर। क्लॉज है, ये लिखा कि अदर पार्टी कैन गिव 1 मंथ नोटिस हाँ सर। फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। लेकिन हम उसको अपने अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी क्लॉज को इंप्लीमेंट नहीं करते। तो वो हेडिंग एग्जैक्टली। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, वो सर्विस की टर्मिनेशन है, बंदे की टर्मिनेशन नहीं हो रही, बस देखिए सर। इंडिविजुअल की नहीं हो रही। जैसे ब्यूटीफुल। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है आपका, यस। रेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है, कोई सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, ये ब्यूटीफुल। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट टर्मिनेशन ऑफ पर्सन। एम्प्लॉय है। पर्सन। जी पर्सन हो गया, राइट हो गया। जी, अच्छा, इसमें जो लीगल है वो 1 मंथ नोटिस है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा का नहीं होता। और जो ऑर्गेनाइजेशन इससे ज्यादा का करती हैं वो फिर लीगल कर रही हैं या इलीगल कर रही हैं? अगेन आएगा, हर नेचर ऑफ जॉब के ऊपर वेरी करेगा वो, कि ओके। फॉर एग्जांपल जो लोग सेल्स में हैं दे आर नॉट कवर्ड अंडर दिस लॉ। ठीक है। पर्संस हु आर इन मैनेजेरियल कैपेसिटी वो भी कवर्ड नहीं है। तो ये हर एक की नेचर ऑफ जॉब के साथ हमें कनेक्ट करके इसको देखना पड़ेगा। ब्यूटीफुल। अच्छा सर, आपने सर्विसेज की और बेनिफिट्स की बात की थी, तो ये पीएफ जो डिडक्शन होती है, तो ये हम हर एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी होती है कि वो पीएफ डिडक्ट करवाए? तो ऐसा हो सकता है कि वो रिफ्यूज कर सकता है तो वो डिडक्ट नहीं करवाना चाहता? जी, इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस के अंदर ही प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी का जिक्र है जी। लॉ ये कहता है कि एम्प्लॉयर ने इन दोनों स्कीम में से एक स्कीम लाजमी इंट्रोड्यूस करवानी है। तो राइट। कई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे प्रोविडेंट फंड भी है और कहीं है जो है वहाँ ग्रेजुटी दोनों भी हैं और एक एक भी है।
अब ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग शेयर ऑफ एम्प्लॉई है, तो यस जहाँ पे एग्जैक्टली। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉई एक स्कीम लॉन्च की हुई है, उस एम्प्लॉय के आने से पहले से ही डिडक्शन दोनों पार्ट की हो रही है, तो एक आदमी की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्कीम अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इनकम टैक्स होती है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये राइट। प्योरली ऑन डिस्क्रिशन ऑफ एम्प्लॉयर और उसकी टर्म्स पे नहीं चल रही होती। एम्प्लॉयर को ये डिस्क्रिशन दी गई है कि ग्रेजुटी या प्रोविडेंट फंड एक चूज कर लें और उसके रूल्स बनाएं, उनको इनकम टैक्स कमिश्नर के पास लेके आए, वहां से अप्रूवल करवाएं। ब्यूटीफुल। अच्छा सर, लोग ये सवाल मेरे पास इसलिए आया कि इससे अगला जो कनेक्टिंग क्वेश्चन था वो ये था कि नॉर्मली डिडक्शन होती रहती है सैलरीज में से जब एम्प्लॉय की सर्विस टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज होती है, जिसे रुपये में रेजिग्नेशन कहते हैं, तो उसको वो पीएफ नहीं दिया जाता, रोक लिया जाता है, तो उसके बारे में लॉ क्या कहता है? आज से कुछ साल पहले एग्जैक्टली इस वक्त नहीं, लेकिन आई थिंक 97 या 96 में ये कंडीशन थी कि जो लोग डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस होते थे, यानी हम्म, चार्जशीट, पहले सबसे पहले प्रॉपर एलिगेशन, ठीक है। फिर चार्जशीट, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के अंदर वो गिल्टी प्रूव होता था, और उसके बाद जो डिसमिसल होता था उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर अपना पार्ट रोक सकता था। एम्प्लॉयर को राइट। अलाउड था कि प्रोविडेंट फंड में से आप अपना शेयर रोक लें, एम्प्लॉय का शेयर उसको दे दें, और इस तरह आप फाइनल सेटलमेंट कर लें। लेकिन उसके बाद कानून में तरमीम आ चुकी हैं। अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आपने डिसमिसल की सूरत में प्रोविडेंट फंड के दोनों शेयर देने हैं। आपने जो स्कीम स्टैब्लिश करवाई हुई है, जो अप्रूव्ड स्कीम है आपकी, आप दोनों शेयर देने हैं, अब आप कोई शेयर रोक नहीं सकते। ब्यूटीफुल। ग्रेजुटी जो है वो स्टिल ग्रेजुटी में। सर इसी को होल्ड करेंगे। ये अगर किसी के साथ ये वाकया हो चुका है और तो कितने अरसे तक वो ये क्लेम कर सकता है? बिकॉज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मैं भी पर्सनली जानता हूँ जो होल्ड कर लेती हैं पीएफ। तो अब जो प्रोग्राम देख रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए फायदा हो जाएगा कि जिनके साल 2 साल 3 साल हो गए हैं या पीएफ का इश्यूज चल रहे हैं, तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं? जी, अब जैसे मैंने पहले कहा ना कि हर लॉ का क्लाइंट या बेनिफिशियरी डिफरेंट है। एक लॉ है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है। ओल्ड जो है वो 1936 का उसी नाम से पंजाब में है, सिंध ने अभी नया बनाया है, लेकिन अंदर क्लॉजेज वही हैं। तो ठीक है। उसके अंदर ये प्रोटेक्शन देता है, वर्ड एम्प्लॉय यूज हुआ है, और उसमें ये सब लोग जिनके एरियर्स पेएबल एग्जिस्ट करते हैं विद इन 3 years वहां जा सकते हैं और अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। ये हर ठीक हो। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑफिस, जो लेबर ऑफिस के अंदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, उनका टाइटल है अथॉरिटी, अथॉरिटी राइट। अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो वो राइट, एक 3 साल कोर्ट तक की के फॉर्मेट में ही प्रोसीडिंग होती है, विद इन 3 year आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इसका वो जो नोटिस पीरियड होता है उससे कोई कंसर्न तो नहीं होता कि नोटिस पीरियड आपने सर्व नहीं किया तो इसलिए आपको ये बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे या उसकी डिडक्शन होगी? नहीं, नहीं, नोटिस पीरियड अगर आपने नहीं दिया तो 1 month डिडक्शन हो सकती है ना। वो राइट। आइदर नोटिस पीरियड देना था, या इन लियो ऑफ नोटिस पीरियड आपने 1 month वेज देनी थी अगर राइट। नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं कर रहे। ठीक है। तो बियॉन्ड 1 month डिडक्शन जो है वो दैट इज इलीगल, और वो आप इलीगल। क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके अर्नड बेनिफिट हैं, ये आपके इन्वेस्टेड थे। प्रोविडेंट फंड बेसिकली क्या चीज है कि वहां इन्वेस्टमेंट पे है ये। आपकी एक वो जी अमाउंट वहां इकट्ठी होती रहती है और इन्वेस्टेड होती है कहीं पे, तो तो उसके वो ऊपर आपका प्रॉफिट राइट है। शेयरिंग होती है। प्रॉफिट शेयरिंग होती है जी उसके ऊपर। बिल्कुल, वो आपकी राइट। अर्नड अमाउंट पड़ी हुई है जी। ब्यूटीफुल। अच्छा सर, जो है अगर बात करें, व्हाट इफ ऑर्गेनाइजेशन टेक श्योरिटी बॉन्ड एंड पोस्ट डेटेड चेक, जो ब्लैंक चेक्स होते हैं, तो इसमें लॉ क्या कहता है? क्या वो पोस्ट डेटेड चेक और श्योरिटी बॉन्ड ले सकते हैं एम्प्लॉय से? अच्छा, अभी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली जो सेल्स में और फील्ड की सेल्स में काम करती हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पाया जाता है। तो ये जो चेक हैं स्पेशली, इनको कोर्ट्स ने बहुत डिस्करेज किया है। अभी एक चेक के मुतालिक पाकिस्तान पिनल कोड में 489F क्लॉज है, अगर वो तो प्राइवेट अरेंजमेंट में फ्रॉडुलेंट इंटेंट के साथ किसी ने चेक दिया हुआ है, उसके ऊपर तो कोर्ट कहती है कि आप क्रिमिनल चार्ज लगाएं और उसको प्रोसीड करें। अभी ठीक है। जजमेंट्स ऐसी आ चुकी हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, वो भी एक प्रॉपर लॉ की हैसियत रखती हैं। तो ठीक है। उन जजमेंट्स में इन सेल्स वाले लोगों को प्रोटेक्शन दे दी गई है
राइट। इन जजमेंट्स में ये कह दिया गया है कि ये जो फोर्स्ड आप चेक और बॉन्ड लेते हैं इनकी कोई कानून कानूनी में वैल्यू हैसियत नहीं है। उसकी रीजन है कि बंदा उस वक्त फ्री विल के साथ नहीं होता, वो नहीं, अनएम्प्लॉयड होता है, वो अपना ब्रेड एंड बटर बॉन्डेड, ढूंढ रहा होता है। वो बॉन्डेड जी, लेबर हो और जाता है। वो हाँ जी, वो उससे जो मर्जी आप साइन करवा रहे हैं अनएम्प्लॉयड से, तो उसकी वो वैल्यू नहीं है। जो राइट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लॉ और अदालतें उनको प्रोटेक्शन नहीं देती। ये इस ब्यूटीफुल। तरह का ही है कि आप किसी क्राइम का कॉन्ट्रैक्ट करें और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चोरी का है फॉर एग्जांपल, तो शेयर का यस। अगर डिस्प्यूट आ जाए तो उसके लिए आप किसी अदालत में नहीं जा सकते कि चोरी मिलके की थी, आधा आधा शेयर नहीं हुआ। एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल। ये इसी तरह का है जी। तो सर, इन इन नटशेल के ये इलीगल है, लॉ इसको प्रोटेक्ट नहीं करता। जी जी, लॉ इसको प्रोटेक्ट नहीं करता। अदरवाइज इसको बॉन्डेड लेबर एक कानून है 1991 का, आई थिंक 1 या 2 91 का है, ठीक बॉन्डेड है। बॉन्डेड लेबर एबोल्यूशन एक्ट। उसके अंदर तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विजिलेंस कमेटी बनी हुई है और अगर वहाँ एम्प्लॉय प्रॉपर कंप्लेंट कर दे तो जाहिर है वो जॉब तो उसकी डिसकंटिन्यू हो जाती है, लेकिन उसके ये जो अमाउंट है इसका वेवर बाय ऑर्डर हो जाएगा। राइट, राइट। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, इससे अगला ही मिलता जुलता सवाल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेती हैं और फिर जॉब देती हैं कि आप कहीं चले ना जाएं, स्विच ना कर जाएं, उन्हें खौफ होता है, तो आया ये लीगल इसको कवर होता है? ये भी देखें एडिशनल प्रिकॉशन है, ये बॉन्डेड लेबर की ही एक फॉर्म बनती है, हम्म, डॉक्यूमेंट्स किसी के होल्ड करना या प्लज करना। ये तो हम्म, बिल्कुल ऐसे है कि देखें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन क्या होता है, वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं ये काम करूंगा आप मुझे ये पैसे देंगे। ये तो बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे हो गया कि वो एम्प्लॉयर की भी कोई चीज ले ले कि हाँ। मैं ही काम करूंगा, अब आइंदा आप किसी को नहीं रखेंगे, आप मुझे फला फला चीजें दे दें। तो हम्म। ये दोनों पार्टी जो है वो एक सर्विस दे रहा है, एक उसको पेमेंट उसके अगेंस्ट कर रहा है। तो ये बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये पेमेंट अगेंस्ट सर्विसेज अगेंस्ट परफॉर्मेंस है। तो ये इस तरह डॉक्यूमेंट रखना ये अच्छी प्रैक्टिसेस, एचआर की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर कहीं भी इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलती जी। प्रोटेक्शन नहीं मिलती और ये लॉ के भी खिलाफ है। लॉ के अगेंस्ट है जी डेफिनेटली, क्योंकि एम्प्लॉय के पास राइट है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, ही इज अलाउड के वो ऑन जॉब है और वो सर्च करे अपनी नई जॉब ढूंढे। एग्जैक्ट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन अलाउड है, ताकि वो अच्छे से अच्छे रोजगार की तलाश में जाए जहां पे जाना चाहता है। ब्यूटीफुल। अच्छा सर, जो लोग प्रोबेशन पीरियड में होते हैं तो उनको ऑर्गेनाइजेशन फायर कर सकती हैं, यानी डिसमिस कर सकती हैं या टर्मिनेट कर सकती हैं? जी, ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड जो है वो टर्मिनेशन ऑन बोथ साइड विदाउट नोटिस पीरियड ये हम्म, परमिटेड है जी। ठीक है। एम्प्लॉय भी विदाउट कम्युनिकेट तो उसने करना है, लेकिन विदाउट सर्विंग नोटिस पीरियड, इस पर नोटिस पीरियड अप्लाई नहीं होता। नहीं यानी वो होता। आज जाते हुए भी कह सकता है कि जी मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा या मैं कल से नहीं आऊंगा, और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी कर एम्प्लॉयर सकती है। एम्प्लॉयर भी कह सकता है। अच्छा सर, जो लोग रेगुलर एम्प्लॉयर होते हैं उनको इमीडिएटली ऑर्गेनाइजेशन फारिग कर सकती है? रेगुलर एम्प्लॉय अगेन वहां आएगी ना कि अगर तो वो नॉन वर्कमैन में है ठीक है। तो कंपनी जो है वो रेगुलेट करेगी अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर जो टर्म्स लिखी हैं, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट है, राइट। अपॉइंटमेंट लेटर एग्रीमेंट है, उन एग्रीमेंट की क्लॉज जो है वो रेगुलेट करेंगी। वायलेशन तो जिसने करनी है, देखें एक टेनेंट है, वो ड्यू डेट 10 तारीख को किराया नहीं देता तो वो ना दे फिर, तो वो फिर जो ओनर है वो जाएगा उसमें कोर्ट में या अपना रेंट रिकवरी के लिए या उसकी ठीक एविक्शन के लिए। तो है। वायलेशन तो जब मर्जी कर लें, वायलेशन के अगेंस्ट रेमेडीज होती हैं जी। राइट, राइट सर, समझ आ गई। अच्छा सर, ये ऑफिशियल टाइमिंग एज पर लॉ क्या है? और लाइक 9 to 5 अगर टाइमिंग है और लोगों को फोर्सली बिठाया जाता है कि आप लेट सिटिंग करें, कि हम भी बैठे हुए हैं तो आप भी बैठे हैं, तो इस पे लॉ क्या कहता है? आज इसको करता है जी, और इसमें फैक्ट्रीज एक्ट कहता है, वहाँ टर्म यूज हुई है स्प्रेड ओवर की, राइट। कि स्प्रेड ओवर मीन के काम के औकातकार की वुसअत, ठीक है। ये 12 घंटे है जी, सिंध में 10.5 घंटे है। अब ठीक है। आपने इन्हीं 12 और 10.5 घंटे के अंदर नॉर्मल वर्किंग भी करवानी है, ब्रेक भी इसके अंदर देनी है, और अगर कोई एडिशनल ओवर टाइम वर्क करवाना है वो भी इसी के अंदर करवाना है, अनलेस कोई मेंटेनेंस वर्क आ गया है वो इससे बियॉन्ड जा सकता है।
ठीक है। आप रोटेटिंग शिफ्ट में 8 घंटे की शिफ्ट के बाद अगली शिफ्ट का एम्प्लॉय नहीं आया तो उसका कंटिन्यू 16 हो सकते हैं, ठीक लेकिन है। एक जो जनरल शिफ्ट प्रैक्टिस है। होगी वो 12 घंटे के अंदर अंदर आपने अपनी वन डे की एक्टिविटी पंजाब में और सिंध में 10.5 घंटे के अंदर कंक्लूड करनी है। अच्छा, इसके इसका ब्रेकअप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ये बनता है, इसका ब्रेकअप क्या ब्रेकअप कैसे, बिल्कुल सही है? है। इसके अंदर जी, इसके अंदर 8 घंटे आपकी नॉर्मल वर्किंग है और ठीक एक है। घंटे की ब्रेक है। अब ब्रेक जो है वो दो हिस्सों में भी हो सकती है, तीन में भी। फॉर एग्जांपल, आधे घंटे की या 45 मिनट्स की आपकी लंच ब्रेक, 15 मिनट्स की आपकी टी ब्रेक, या ठीक हो। 15 मिनट्स की दो टी ब्रेक्स, आधे घंटे की आपकी लंच लंच ब्रेक। ब्रेक। तो ठीक हो। इससे ऊपर जो जाएगा वो ओवर टाइम उसका पे होगा जी। ठीक है, और वो बाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, बाउंडेड है कि वो उसको ओवर टाइम पे करें। जी जी, वो लॉ में जो चीज लिखी है वो बाइंडिंग है जी। ये कितना ओवर टाइम होता है नॉर्मल रूटीन से, लाइक एक बंदे की अगर 3,000 रुपया, डबल जी, डबल होगा? डबल होगा, यानी वो अपने आवर्स को डिवाइड करे, 3,000 को डिवाइडेड बाय आवर्स करे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले, तो वो उसका ओवर टाइम निकल आएगा। ठीक है, और ये एज पर लॉ ऑर्गेनाइजेशन देने की पाबंद है। ठीक है। जी बिल्कुल, बेसिकली लॉ जो है ना वो डिस्करेज करता है ओवर टाइम या ऑफ डेज में काम करने को। लॉ इनकरेज करता है रेस्ट देने को। वो कहता ठीक है हो कि गया। मैक्सिमम रेस्ट दी जाए, नॉर्मल काम करें और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें जाके। तो ब्यूटीफुल। इसलिए ये डबल ओवर टाइम की ये इस है इंटेंट के एक किस्म का उसको एडिशनल बेनिफिट तो होता ही होता है, कंपनी को डबल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है ताकि कंपनी डिस्करेज हो। डिस्करेज हो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा सर, जो डेली वेजेस है एज पर लॉ, लेबर लॉ, वो कितनी है एक मजदूर की तनख्वाह? आजकल 17,500 है जी पंजाब में। ठीक और है। ये मंथली वेज है, और डेली वेजर अगर आप एक दिन की निकालें तो 17,500 डिवाइडेड बाय 26, क्योंकि 26। उनके ऑफ डेज जो है वो अनपेड होते हैं, वो बेसिकली इन 26 के अंदर ही कवर्ड होते हैं, संडेज जो आते हैं। तो ठीक है। वो जो भी उसकी फिगर निकल आएगी फॉर मंथली रेटेड जो है दैट इज 17,500। और अगर आपने डेली रेटेड किसी को हायर करना है तो 17,500 डिवाइडेड बाय 26 होगा जी। गॉट इट। अच्छा सर, ये तो मजदूर की है ना, जो लोग रेगुलर तालीम याफ्ता लोग और या टेक्निकल लोगों को हायर किया जाता है, तो इट मींस कि वो 17,500 या उससे ज्यादा की उनकी होगी, इससे कम की रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन सैलरी? कम की नहीं रख सकते। और ये जो गजट नोटिफाइड वेजेस होती हैं ऑलमोस्ट हर साल आ रही होती हैं, तो इसका नाम ही मिनिमम वेजेस होता है। तो ठीक दैट्स है। मीन कि दीज आर द मिनिमम स्टैंडर्ड, और इससे ऊपर आप निगोशिएट करके तो जितना भी ज्यादा ले सकता है एम्प्लॉई अपनी कॉम्पिटेंसी, स्किल, एक्सपीरियंस की बेस पे वो बारगेन करता है और लेता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, वर्क प्लेस हरासमेंट जो होती है उसके बारे में लॉ क्या कहता है, और कौन कौन से इसके अंदर क्लॉज हैं और कौन कौन सी दिफात हैं जो इसके ऊपर लगती हैं अगर कोई इस तरह का इशू होता है? वर्क प्लेस हरासमेंट का एक्ट है जी 2010 में। और ठीक है। वर्क प्लेस हरासमेंट का जो एक्ट है उसकी क्लॉजेज जो हैं तमाम एम्प्लॉयज पे अप्लाई करती हैं, ठीक है। इररिस्पेक्टिव डेजिग्नेशन के जी आप मैनेजमेंट में हैं, आप नॉन मैनेजमेंट में हैं। तो ठीक है। इसके अंदर तरीकाकार इसका यही होता है कि अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसमेंट, इसको हम्म। उस लॉ के अंदर कवर किया गया। अब सेक्सुअल एडवांसमेंट क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन हमें कोर्ट के ऑर्डर से नजर आती है। तो राइट। ये इस वक्त बड़ी क्रिटिकल है सिचुएशन। ठीक है। सेक्सुअल एडवांसमेंट वो है जिसको दूसरी पार्टी फील कर ले। आप राइट। क्या चाहते थे, ये अनकॉन्सेंटेड। इमटेरियल है। अब दूसरे ने क्या परसीव किया है वो मैटर करेगा, आपके जेहन में क्या था वो इमटेरियल है। अच्छा, राइट हो उसके गया। बाद इसकी एक विद इन ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जिसमें आपके सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉय, फीमेल मेंबर, और अगर वहाँ पे जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, तो उसका नुमाइंदा, ये कम से कम 3 लोगों पर मुश्तमिल होती है, इसमें ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो ये परमानेंट ब्यूटीफुल। बॉडी होती है, यानी आपके पास इवेंट आने से पहले बॉडी एग्जिस्ट कर रही होती है। जो ब्यूटीफुल। हमने पहले स्टैंडिंग ऑर्डर की इंक्वायरी की बात की, वहां पे मिसकंडक्ट कमिट होगा, उसके हम्म। बाद इंक्वायरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। राइट। सेक्सुअल हरासमेंट वाले लॉ के अंदर क्या है कि कमेटी पहले की कॉन्स्टिट्यूट होगी, सबको पता होगा,
और जब इवेंट होगा तो वो जो अग्रीव्ड वर्कर है या अग्रीव्ड एम्प्लॉई है, विक्टिम है जो, वो डायरेक्टली उसको पता होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये कमेटी मेंबर्स हैं, उनको वो अप्रोच करेगा। कमेटी मेंबर अपने ड्यू टाइम के अंदर उसको प्रोसीडिंग को कंप्लीट करेगी और देन वो एम्प्लॉयर को रिकमेंडेशन भेजेगी और एम्प्लॉयर उसके मुताबिक उसको साइन कर सर इसका देगा। पूरा 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 हमने एक स्ट्रक्चर इसी शो में डिफाइन किया था। मलिया हुसैन थी हमारे साथ और कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे, जो कमेटी के और उसके मेंबर थे, और इसमें हमने इसकी डिटेलिंग की थी कि किस तरह एक केस रजिस्टर होता है, किस तरह उसकी प्रोसीडिंग होती है और कितने उसमें मेंबर होते हैं और किस किस तरह उसकी सजाएं होती हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर, टाइम हमारा बिल्कुल फिनिश की तरफ जा रहा है। जब एक एम्प्लॉई टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं अब रेजिग्नेशन नहीं कहूंगा, जब छोड़ के चला जाता है या उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो वो कितने अरसे तक अपनी जो क्लियरेंस है, एक तो इदारा जो है वो कितने अरसे तक उसकी क्लियरेंस देने का पाबंद होता है, और अगर एम्प्लॉई लेना भूल जाता है तो कितने अरसे के बाद तक क्लेम कर सकता है? इदारा तो देखें वो उसके अंदर बड़ा क्लियर है लॉ में कि बिफोर एंड ऑफ सेकंड वर्किंग डे। फॉर ठीक है। एग्जांपल मंडे को किसी ने टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हुई है तो ट्यूसडे को उसका आपने टोटल पेमेंट, मंडे सॉरी वेडनेसडे को आपने उसका सारा जो सेटलमेंट है उसके साथ पे करना है उसको। तो लॉ बिल्कुल। के अंदर 2 दिन है सिर्फ, और अगर एम्प्लॉय भूल जाता है तो वो तो फिर अमानत है उसकी, और वो जब मर्जी आके ले ले। ठीक। प्रॉब्लम वहां पे आती है जब एम्प्लॉयर उसको फिर रिफ्यूज करता है, पे नहीं करता, तो फिर उसके लिए 3 साल का उसके पास टाइम होता है कि वो कोर्ट में जाके उसको क्लेम कर ले। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल सर। नवीद राजा साहब, टाइम का पता ही नहीं लगा, 32 मिनट गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने कोशिश की है एम्प्लॉय रिलेशन से हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आंसर कर सकें, और जो जो लोगों के डेली बेसिस के इश्यूज हैं एम्प्लॉय के या एम्प्लॉयर के, उसको अनफोल्ड किया जाए, और जितने लॉ इसको कवर करते हैं उनको आपके सामने अनफोल्ड किया जाए, और देखने वाले, सुनने वाले और जितने लोगों ने क्वेश्चन किया, जो अब प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और नवीद राजा साहब, आपका प्रोग्राम में खसूसी वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।